हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकआउट की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्राइक की। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो स्ट्राइक होती है वो एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स द्वारा की जाती है अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। वर्कर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयर्स को प्रेशराइज करते हैं उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकआउट की। लॉकआउट को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2L के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, पहले इसका ओवरव्यू देख लेती है। जैसा कि स्ट्राइक के अंदर था, स्ट्राइक को वर्कर्स द्वारा किया जाता है प्रेशराइज करने के लिए एम्प्लॉयर्स को। उसी तरीके से जो लॉकआउट होता है उसको एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। स्ट्राइक के दौरान जब एम्प्लॉयर्स को प्रेशराइज किया जाता है तो उसके रिएक्शन में वो लॉकआउट करते हैं। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ वर्क प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जिस भी जगह पर काम होता है, फैक्ट्री है, कंपनी है, उसको टेम्परेरी टाइम के लिए क्लोज कर देना, मतलब वर्कर्स को काम करने के लिए ना दिया जाए। और द सस्पेंशन ऑफ वर्क मतलब कुछ टाइम के लिए वर्क को बंद कर देना। मतलब इसके अंदर जो एम्प्लॉइज है उनको निकाला नहीं जा रहा है जॉब से, उनको फायर नहीं किया जा रहा है, बट उनको काम भी करने नहीं दिया जा रहा है, वर्क क्लोज कर दिया गया है। और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉइज है वो काम तो करना चाहते हैं, बट जो एम्प्लॉयर है वो उनको काम करने नहीं दे रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है या फिर आगे का काम नहीं दे रहा है। टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये स्ट्राइक के रिएक्शन में होती है। वर्कर जब एम्प्लॉयर्स को प्रेशराइज करने के लिए स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिएक्शन में एम्प्लॉयर्स लॉकआउट का यूज कर सकती है। इसमें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेरी क्लोजिंग, सेकेंड है सस्पेंशन ऑफ वर्क एंड थर्ड है रिफ्यूजल टू एम्प्लॉय। अब बात करते हैं की फीचर्स की लॉकआउट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉकआउट होता है उसको एम्प्लॉयर्स द्वारा किया जाता है, एम्प्लॉइज द्वारा नहीं किया जाता। ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ये परमानेंट नेचर का नहीं होता है। रिफ्यूजल टू वर्क होता है इसके अंदर, मतलब वर्कर्स को रिफ्यूज कर दिया जाता है वर्क पे से, उनको काम करने के लिए नहीं दिया जाता। टूल फॉर नेगोशिएशन, ये एक नेगोशिएशन का टूल है एम्प्लॉयर्स के लिए इन द रिएक्शन ऑफ स्ट्राइक। रेगुलेट बाय लॉ, यस इसको रेगुलेट किया जाता है बाय द लॉ। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2L के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स मतलब कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लॉकआउट को करने की परमिशन नहीं होती या फिर नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की लॉकआउट के अंदर। फर्स्ट है टू रेसिस्ट अनफेयर डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स की अनफेयर डिमांड होती है, जो जिसमें वो एम्प्लॉयर्स को प्रेशराइज करते हैं उनकी डिमांड्स को मानने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो उसके रिएक्शन में एज अ नेगोशिएशन टूल इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टू पुट प्रेशर और वर्कर्स मतलब वर्कर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। टू प्रिवेंट प्रोडक्शन लॉस और डैमेज, लॉस एंड डैमेज से बचने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। टू रिजोल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उसको रिजोल्व करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 22, प्रोहिबिटेशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब होता है जो भी डेली लाइफ की जो थिंग्स होती है, लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पोस्ट, टेलीग्राफ, हॉस्पिटल, और इसके अंदर बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज आ जाती है गवर्नमेंट की। तो ये जो सर्विसेज होती है ये किन किन टाइम पर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट को नहीं कर सकती, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक की बात करते हैं। दे गिव द एम्प्लॉयर 6 वीक प्रीवियर नोटिस, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो ट्रेड यूनियन है, उनको 6 वीक स्ट्राइक के 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। सेकेंड है स्ट्राइक डज नॉट स्टार्ट विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग द नोटिस, मतलब जो नोटिस है उसको देने के 14 दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक नहीं की जा सकती। स्ट्राइक डज नॉट स्टार्ट बिफोर द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस,
मतलब जो भी डेट नोटिस के अंदर मेंशन की गई है उस डेट से पहले स्ट्राइक नहीं की जा सकती। फोर्थ है नो स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑनगोइंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड 7 डेज आफ्टर इट एंड। मतलब जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है इनके बीच में या फिर इनके खत्म होने के 7 दिन बाद तक स्ट्राइक नहीं की जा सकती। अब यही सारी की सारी सेम चीज लॉकआउट के अंदर आती है। अब लॉकआउट को कब कब नहीं किया जा सकता? लॉकआउट करने से आपको 6 हफ्ते पहले वर्कर्स को नोटिस प्रोवाइड करना होगा, जैसा कि यहाँ पर था। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को 6 हफ्ते पहले नोटिस देना है, यहाँ पर वर्कर्स को देना है। लॉकआउट डज नॉट बीइंग विद इन 14 डेज ऑफ द नोटिस। मतलब नोटिस देने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर लॉकआउट नहीं किया जा सकता। थर्ड है लॉकआउट डज नॉट स्टार्ट बिफोर द डेट मेंशन। मतलब नोटिस के अंदर जो भी डेट मेंशन्ड है उस डेट से पहले लॉकआउट नहीं किया जा सकता बाय द एम्प्लॉयर्स। नो लॉकआउट ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 7 डे आफ्टर इट एंड्स। मतलब जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है इसके बीच में नहीं किया जा सकता लॉकआउट, एंड इसके खत्म होने के 7 दिन बाद तक भी लॉकआउट नहीं किया जा सकता, उसके बाद ही किया जाएगा। अब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स कौन सी होती है? ये वो प्रोसीडिंग्स होती है जिसके अंदर सेटलमेंट होता है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी इश्यू होता है उसका। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की, मतलब जर्नल प्रोहिबिटेशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स की। किन किन कंडीशन के अंदर या किस किस पीरियड के अंदर स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स को नहीं किया जा सकता। अब ये जो सेक्शन 23 है ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है। सेक्शन 23 की तरह ये प्रोहिबिट नहीं करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। ये पब्लिक एंड प्राइवेट हर इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेशन की। ड्यूरिंग कंसिलिएशन पीरियड बिफोर अ बोर्ड एंड 7 डेज आफ्टर इट एंड्स। मतलब जो कंसिलिएशन पीरियड होता है इसके अंदर स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स नहीं किया जा सकता, एंड इसके 7 दिन बाद तक, मतलब कंसिलिएशन पीरियड के खत्म होने के 7 दिन बाद तक भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं किया जा सकता। सेकेंड है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और 2 मंथ आफ्टर इट एंड्स। मतलब अगर जो मैटर है वो किसी भी कोर्ट के अंदर है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, नेशनल ट्रिब्यूनल हो, तो इस टाइम पीरियड के अंदर स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं किया जा सकता, एंड कोर्ट की डिसीजन मेकिंग के 2 महीने बाद तक भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं किया जा सकता। थर्ड की बात की जाए ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन पीरियड, अगर दोनों पार्टी की कंसेंट से जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन के अंदर चला जाता है तो आर्बिट्रेशन पीरियड के अंदर एंड इसके 2 महीने बाद तक भी लॉकआउट एंड स्ट्राइक नहीं की जा सकती। फोर्थ की बात की जाए व्हेन अ सेटलमेंट और अवार्ड, मतलब या तो जो सेटलमेंट पीरियड है या जो अवार्ड पीरियड है, मतलब जो मैटर ट्रिब्यूनल के अंदर होता है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं किया जा सकता। आई होप आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2 एंड ये है पेज नंबर 3। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।